अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? यस मैम, मैंने आपसे पूछना था कि आपने जो लॉग बुक का कि आपने मतलब यूनी से जाके लेनी है या बुक शॉप से जाके लेनी है। तो मैम जी। जिन्होंने प्रिंट निकलवा लिया है तो मतलब मैम वो वेस्ट जाएगा। आप लोग उसको वेस्ट ना करें। आप लोग बस परफॉर्मर्स जो है ना अपने, वो ले लें और उसको लॉग बुक में अटैच कर लें जी। साथ में। ओके मैम। मैम मतलब बाइंड भी करवा दिया है तो हम वैसे ही स्टेपलर से मतलब बाद में कर लें जहाँ जहाँ वो लगना है। जब आप किसी बुक शॉप वाले के पास लेके जाएंगी, वो आपकी बाइंडिंग खोल के उसके अंदर साथ अटैच कर देगा। ठीक है। ओके ओके ओके। जो लॉग ठीक है बुक है मैम। यूएमटी वाली, उसके जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर जी। मतलब जो एक ऑफिशियल पेज होता है उस तरह से एक पैटर्न के अकॉर्डिंग सबकी लॉग बुक बनती है ना, वो बस आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी चीज़ें पूरी हों, आपका फर्स्ट कवर पेज ठीक हो, बाकी कोई मसला नहीं। ओके मैम। मैम ये ज़रूरी है कि आप बाइंडिंग खोल के और फिर अटैच करें, मतलब स्टेपलर से अगर बीच में हम कर लें ऊपर ही। आप उसको इस तरह से अटैच कर लें कि वो घूमे ना। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। क्लास हम शुरू करें? यस मैम, पढ़ा दें पहले फिर लास्ट में। ओके। आप लोग अपने सारे माइक्स म्यूट कर लें, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आप लोगों ने डिस्कशंस करनी हो वो कर लीजिएगा। दो पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, आप लोग वेट कर सकते हैं तो मैं पहले पढ़ा लूँ? यस मैम, ओके। ओके। ओके क्लास, तो आज हमारा है डे 7। उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं सारी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स की हैं। जब आपके पास पेशेंट आएगा उसमें ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं और आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। ओके। डिस्फिगिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन कंज्यूमिंग फूड या फिर डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, डिफ़िकल्टी इन swallowing, इन ईजी वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। आपको पता है कि वॉमिटिंग जो होती है ना, वो इस वजह से होता है कि जब आपकी स्टमक में कोई ना कोई इरिटेंट हो या एसिडिटी हो जाए, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आपको जो है वो आप उसे जो है ना मतलब थ्रो आउट करते हैं। या तो कभी कभी उस इन्फेक्शन की वजह से आपको डायरिया हो जाता है या आपको वॉमिटिंग होती है अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट ना हो। यस मैम। हिमेटिमियासिस का मतलब होता है थ्रोइंग अप ब्लड या वॉमिटिंग ब्लड। उसकी रीज़न बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है कि आपको अगर कोई एसिड गैस्ट्रिक एसिडिटी हो, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, या फिर आपको अल्सर्स हो सकते हैं। इवन कैंसर के पेशेंट में जिनको गैस्ट्रिक कैंसर्स होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है गैस प्रोड्यूस होना, जिसकी वजह से जो बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है कि जब वो आपका जो भी फूड कंज्यूम हुआ होता है उसके साथ उनका रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में बहुत सारी गैसेस बनती हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, तो उनकी उसकी वजह से हमारी बॉडी में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम फ्लैटुलेंस कहते हैं। हार्ट बर्न। अब जो GERD है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसका एक बहुत मेन सा सिम्टम है हार्ट बर्न। उसमें क्या होता है, इसे आम जुबान में आप कहते हैं कि जलन महसूस हो रही है। होता यह है कि उसमें एसिडिटी इतनी प्रोड्यूस होती है कि जो जब आप मूव करते हैं या फिर अगर आपकी पोजीशन जो भी हो, वो वापस आपके एसोफेगस में आना शुरू हो जाता है और आपको फिर बर्निंग सेंसेशन फील होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्डोमिनल पेन। वो एब्डोमिनल पेन जो है हमारे पास वेरियस रीज़न की वजह से हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फूड पॉइजनिंग में भी हो सकता है, अल्सर्स में भी हो सकता है, कोई चीज़ डाइजेस्ट ना हो रही हो तब हो सकता है, इवन स्टार्विंग कंडीशन में भी एब्डोमिनल पेन हो सकती है। चेंज इन द कलर ऑफ स्टूल्स। अब अगर जो भी अंडरलाइंग कॉज होगी ना उसमें आप जो है ना स्टूल का कलर चेंज हो सकता है। जैसे कि आपको मेलेना हो सकता है। मेलेना की कॉज ये होती है कि आई गेस उसमें आपका आयरन जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। आपको मेलेना में क्या होता है कि डार्क स्टूल्स होते हैं और वो गेस्ट्रोएसोफेजियल मतलब गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। आपको पता है कि इसमें जो है वो स्टूल्स जो होते हैं वो आपके हार्ड हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होते हैं। जो उसकी इवैक्यूएशन होती है उसके लिए वो डिफ़िकल्टी होती है और रीज़न उसकी होती है कि अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए या फिर जब की डाइट में फाइबर कम हो।
नेक्स्ट है हमारे पास डायरिया। डायरिया की बहुत जो रीजंस हैं वो ये हो सकती हैं कि या तो आपकी बॉडी में जो है फ्लूइड ज़्यादा हो गया या इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से, या आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको आप डायरिया बोलेंगे। ठीक है, मैम रिपीट कर दें। क्या चीज़ रिपीट कर दूं? मैम ये डायरिया को एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। डायरिया में ये होता है कि आपकी या तो आपने कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम की होती है या फिर आपकी ऑलरेडी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा पैथोजन आ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसको फ्लश आउट करने के लिए आपकी इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और आपके जो स्टूल्स होते हैं वो वाटरी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल। अब आपने ये देखना है कि ये चीज़ें जो है ना मतलब हो सकती हैं, इनके मजीद मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकूंगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत इजी है कि आपको मस्कुलोस्केलेटल में आपको मस्कुलर पेन हो सकती है, स्वेलिंग आपको नज़र आएगी, मसल की स्टिफनेस नज़र आएगी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फंक्शन। जब कोई ना कोई ऐसा कोई कंडीशन आएगी, फॉर एग्जांपल कि कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है, उसकी ये हो सकता है कि इंजरी इतनी ज़्यादा स्वेयर हो कि उसकी मूवमेंट जो है ना बिल्कुल इफेक्ट हो जाए, या फिर रीज़न ये भी हो सकते हैं कि उस बंदे को कोई ना कोई पैरालिसिस हो। कि और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एबल टू वॉश एंड ड्रेस विदाउट डिफिकल्टी। अब ये वाली जो कंडीशंस होती हैं ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये किसी के मूवमेंट की वजह से हो, ये जॉइंट के इश्यूज की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कि एरिथ्राइटिस में क्या होता है कि आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, मूवमेंट स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जो नॉर्मल नॉर्मल काम होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। एबल टू क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स, ये वही वाली बात है कि जिन मतलब ज़्यादातर जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है या बोन्स का इशू होता है उनमें ये प्रॉब्लम देखने में आती है। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं जो कि मतलब पॉसिबल कॉजेज हैं ये सारे। ठीक है, उसमें से एक चीज़ है ऑस्टियोएरिथ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जॉइंट में स्टिफनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में स्टिफनेस भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कार्टिलेज होती है जॉइंट्स के साथ, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपको पेन भी फील होगी, स्टिफनेस भी फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस में डिफरेंस ये है कि ये जॉइंट डिजीज है और ये एक जो है ना इम्यून डिसऑर्डर है, कि इसमें आपकी बॉडी में ऐसे एंटीजेंस बनना एंटीबॉडीज बनती हैं जो आपके जॉइंट्स को अटैक करती हैं, जिसको हम आम ज़बान में रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस कहते हैं। इसमें जो मेनली दोनों में जो जॉइंट्स आपके इफेक्ट होते हैं वो आपके हैंड्स के, फीट के, रिस्ट के, एल्बो के, हिप जॉइंट के। ठीक है, नेक्स्ट है सोरियोटिक एरिथ्राइटिस। सोरियोसिस हमने पढ़ा था कि आपकी बॉडी पे प्लेक्स बन जाते हैं, रेड रेड प्लेक्स बन सॉरी रेड बम्स बन जाते हैं, रैशेस बन जाते हैं, जिसको जो वाइट और स्केली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि और हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो हमारे मतलब के कॉमनली यूज्ड जॉइंट्स हैं ना, फ्लेक्सर्स या एक्सटेंसर्स होते हैं, वहाँ पे हमें ये सोरियोसिस नजर आती है। अब ये जॉइंट डिजीज ही है और नाम से पता चले सोरियोटिक एरिथ्राइटिस, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जिस बंदे को सोरियोसिस हुआ हो उसको फिर आर्थराइटिस डेवलप हो जाए। लेकिन कभी कभी ये कंडीशन ऐसे भी होती है कि पहले आपको जॉइंट डिसऑर्डर होता है, उसके बाद जब जॉइंट अफेक्ट हो जाता है, मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है, मूवमेंट स्टिफ मतलब हो जाती है, मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो अफेक्ट होता है, तो फिर आपको सोरियोटिक एरिथ्राइटिस भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गाउट। गाउट में होता है कि जब आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है वो आपकी जॉइंट्स में एक्यूमुलेट करता है, और उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से वही बात है कि आपके मस्कुलोस्केलेटल जो मूवमेंट है वो अफेक्ट होगी। अनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस, इसमें क्या, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर स्पाइन। उसके पीछे वेरियस रीजन है, ये ट्रिगर हो जाती है आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से भी। ठीक है, और आपके साथ इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो स्पाइन है वो अफेक्ट होती रहती है, ये इन्फ्लेमेटरी एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपकी स्पाइन अफेक्ट हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि जब स्पाइन इफेक्ट हो रही है तो आपके अक्सर वर्टिब्रास जो है ना फ्यूज करते हैं टुगेदर, और जब एक चीज़ फ्यूज तो हो रही है और हमारी मोबिलिटी टोटली इफेक्ट हो रही है तो आपकी जो स्पाइन है वो स्टिफ हो जाती है और बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, यस यस मैम। मैम।
अभी तक किसी का कोई सवाल? तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ लें मेरे से। मैम चेंज इन कलर ऑफ स्टूल्स का बता दीजिएगा, ये समझ नहीं आई थी। जो स्टूल होती है ना उसका भी करेक्टर को देखा जाता है। जैसे अगर कोई मतलब मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा बल्किंग एजेंट कोई ले रहा है ना, तो एक पहली चीज़ तो ये कि उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, लेकिन ये कि उसकी मतलब स्टूल में वो चीज़ पता चल जाती है। जैसे कि मेरे पास जो एग्जांपल है वो अभी आपको मैं जिसे एलेबरेट कर सकती हूँ वो है मेलेना। ठीक है, उसमें आपका डार्क कलर स्टूल होता है और उसमें मतलब आयरन ज़्यादा हो जाता है जब बॉडी में, तो फिर आपके स्टूल्स जो होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बोन्स। ये जॉइंट रिलेटेड डिजीजेस हैं सारी। अब हमारे पास है बोन्स रिलेटेड डिजीजेस, जिसमें सबसे पहले ऑस्टियोप्रोसिस है। जब आपकी बोन्स पोरस हो जाती हैं, बोन मास कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, तो आपकी बोन पोरस हो जाती हैं और वो स्पॉन्ज लाइक उनका स्ट्रक्चर हो जाता है और उसकी स्वेरिटी पे डिपेंड करती है। ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। तो उनको आप आफ्टर 30s आप ये देख सकते हैं उनमें। अक्सर मीनोपॉज के बाद भी ये डिजीज जो है ना प्रेवलेंट होती है। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपीनिया। ठीक है, ऑस्टियोपीनिया का मतलब ये है कि आपकी बोन्स जो है ना ब्रिटल हो गई हैं। ठीक है, द बोन मास जो होता है ना वो आपका कम हो जाता है और आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। और रीजन उसके पीछे यही होती है कैल्शियम की। और ये भी मतलब कि जो होता है ना मतलब आफ्टर 35 ये प्रेवलेंट होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को ऑस्टियोपीनिया होता है ना उनके चांसेस होते हैं कि उनको अब ऑस्टियोप्रोसिस मजीद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोपीनिया इज द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन या फिर वीकनिंग ऑफ बोन, और जो ऑस्टियोप्रोसिस दैट इज द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। ठीक है, यस मैम। ओके बाद दिस इज एसोसिएटेड विद द फ्रेजिलिटी स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली जो मतलब अगर आपके बोन अब आपकी बोन्स वीक हैं फॉर वेरियस रीजंस, तो फिर आपको फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, आपको ट्रोमेटिक फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक्सीडेंटल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके अगली चीज़ है मसल रिलेटेड, दैट इज सार्कोपीनिया। दिस इज द वीकनेस ऑफ मसल। व्हेन देयर इज वीकनेस ऑफ मसल, ये मेल नरिशमेंट की वजह से भी हो सकता है, आपकी डाइट इफेक्ट हो तब भी हो सकता है, अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन हो जैसे कि कैंसर वगैरह हो ये उसमें भी हो सकता है। फिर हमारे पास आती है स्पाइन, जिसमें आपकी बैक भी इफेक्ट होती है और आपको नेक पेन भी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अल्काइलोसिंग स्पॉन्डाइलोसिस में आपकी स्पाइन इफेक्ट होती है, तो जब आपके वर्टिब्रास फ्यूज करते जाते हैं तो फिर आपको फिर नेक पेन भी आ जाती है। जब आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास फ्यूज करेंगे या उनमें फ्रिक्शन का कोई इशू आ जाएगा तो फिर आपको फिर नेक पेन भी हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज है मल्टीपल बॉडी एरियाज और सिस्टम्स। ठीक है, सच एज रीजनल एंड वाइड स्प्रेड पेन डिसऑर्डर्स एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। अब इसमें कोई भी चीज हो सकती है, मैं भी आपको इसको एलेबोरेट करती हूँ। एंड वेजिकुलाइटिस। ठीक है, वेजिकुलाइटिस का मतलब ये होता है आपकी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, और उसके पीछे भी मतलब नंबर ऑफ कॉजेज हैं जो कि आपकी डिजीज से एसोसिएट करती हैं। जो हमारे पास एक कॉमन देखी जाती है, दिस सिस्टमैटिक लूपस सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जिसमें आपको क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अटैक करता है और आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको भी अटैक करता है। ठीक है, आप में इस कंडीशन में आपके जॉइंट्स, स्किन, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ब्लड वेसल्स, कोई भी चीज़ हो वो अफेक्ट हो सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर्स, मैम जिसमें जी मैम एसएलई दोबारा बता दें एक दफ़ा। सिस्टमैटिक लूपस में ये होता है कि एक ऐसी डिजीज है, ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें मतलब इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर है कि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपके टिश्यूज को और आपके जॉइंट्स को अटैक करना शुरू कर देता है। ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्किन वगैरह सब। ठीक है, मैम ओके मैम। सार्कोपीनिया दोबारा बता सॉरी क्या चीज? मैम सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया इज द मसल वीकनेस। ठीक है, यस मैम। ओके नेक्स्ट है हमारे पास
गॉल स्टोन्स आपको पता है जो है इसका मतलब है जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाएंगे, वो कैल्शियम स्टोन्स हो सकते हैं, पोटेशियम स्टोन्स हो सकते हैं, प्लैक के मतलब लिपिड के स्टोन्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। और फिर वो क्या होता है कि आपकी गॉल स्टोन को भी क्या कहते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपके बाइल के फ्लो में भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सनम रफीक जी पूछें आप। मैम एक्चुअली मेरे ना इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो मैं क्या लीव कर दूं? अगर मैम आपका आवाज आ इंटरनेट रही का है मेरी? जी आपका इंटरनेट का इशू है तो आप उसको दोबारा कनेक्ट कर लें। मैम किया दोबारा से नहीं हो रहा मैम, आवाज कट जाती है। बी प्रेजेंट इन द क्लास। अगर आपका बीच में कोई कनेक्टिविटी इशू आता है तो कोई मसला नहीं है, आप उसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है मैम। उसके बाद है कोलिसिस्टेसिस। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बाइल डक्ट है, सॉरी जो गॉल ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी है। ये बस ये जो चीज़ है ना, ये टर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है ये एक ही चीज़ से रिलेटेड कि इसमें आपकी इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर की। और आपका जो आपको पता है गॉल ब्लैडर एक स्मॉल सा पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि आपके लिवर के नीचे होता है। उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि उसने आपके बाइल को स्टोर करना होता है, और जब आपके सिस्टम में कोई डाइजेस्टिव सब्सटेंस आता है तो वो बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि फिर उसकी एब्जॉर्प्शन या फिर उसकी डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है कोलेंजाइटिस। इसका मतलब है कि बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन होती है। आपको मैंने बाइल डक्ट का फंक्शन बता दिया है कि वो आपके लिवर से और गॉल ब्लैडर से जो है बाइल को लेके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। और जो रीज़न होती है उसमें ये जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इन्फेक्शंस में या फिर जो पैथोलॉजी होती है वो उसको जो है वो मज़ीद एग्जैजरेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टल प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके पास एनल फिशर्स आ जाते हैं। अच्छा, तो क्लास इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है तो ये आगे इसका जो है मतलब कि ऐसे हैंड बना रहा था, दैट मीन्स दिस इज क्लिकेबल। ठीक है, पीडीएफ की फाइल में क्लिकेबल है। आप इसे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका मतलब वहीं से वेब पे डायरेक्टली खुल जाएगा। नेक्स्ट आर हेमोरॉइड्स का आपको पता है कि आपके जो टिश्यूज होते हैं, एनल टिश्यूज होते हैं, वो क्या होता है कि वो बल्ज आउट कर जाते हैं आपके रेक्टम से। उसके रीजन बहुत से हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा स्वेयर कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है। कभी कभी जो टिश्यूज होते हैं वो ब्लड फिल्ड होते हैं, और कभी जो होते हैं वो सिंपली टिश्यू बल्जिंग होती है, लेकिन दीज हेमोरॉइड्स आर यूजुअली पेनफुल। ठीक है, जो आपका मैम प्रोक्टाइट दोबारा बता दीजिए। मैम ये जी रिपीट कर दें। क्या प्लीज दोबारा बता दीजिए। आपके जो हेमोरॉइड्स हैं, दैट मीन्स कि जो आपकी वेन्स होती हैं उसमें जब आपकी हेमोरॉइड्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके रेक्टम के अराउंड जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो होता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके कॉन्स्टेंटली आपके एनएस पे प्रेशर पड़ रहा हो तो प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ के दौरान या कॉन्स्टिपेशन में, तो वो जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जो टिश्यूज़ होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो अक्सर उनमें ब्लड फिल्ड होता है, और वो कभी कभी बाउल मोमेंट के दौरान फिर क्या होता है कि उसमें ब्लीडिंग हो जाती है आपको। ठीक है, ओके मैम। हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टल प्रोलैप्स, जिसमें आपके पास जो चीज़ होती है रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि जो रेक्टम है दैट इज सैगिंग। ठीक है, एंड दैट कम्स थ्रू द एनल ओपनिंग। जो आपका रेक्टम एरिया है वो जो टिश्यू है वो सैगी हो जाते हैं, और वो आपके एनल एरिया से के अराउंड सैग आउट मतलब के सैग आउट करते हैं, वहाँ से वहाँ पे बल्ज आउट हो जाते हैं। अब रीजंस इसकी भी वही हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोई ना कोई लॉन्ग कॉलन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स का कोई इशू आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्टाइटिस। लेट मी कंफर्म कि प्रोक्टाइटिस क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्रोक्टाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके इनर टिश्यूज जो होते हैं रेक्टम के वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है,
Class, is that okay? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट है Yes, ma'am. एसोफेगस प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके पास स्ट्रिचर्स आ जाते हैं। ये देखेंगे सारे जो है ना, मतलब जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, दीज ऑल आर क्लिकेबल। आप यहाँ से इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वेब पे सारी चीजें उसके इससे रिलेटेड खुल जाएंगी। नेक्स्ट है Okay, ma'am. स्ट्रिचर्स ओपनिंग, जिसमें ये होता है कि आपका एसोफेगस जो होता है ना, उसकी ओपनिंग जो होती है वो नैरो डाउन हो जाती है। आपके एसोफेगस में एक पूरी सरफेस एरिया होती है फूड के फ्लो के लिए। स्ट्रिचर्स जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ओपनिंग जो है वो नैरो डाउन होगी है, उसमें आपके जो स्पिंटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके जो एसोफेगल मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और फिर एट द एंड यही होगा कि फूड का जो फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपकी जो स्वॉलोइंग है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। एक्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपका जो स्वॉलोइंग होती है थ्रू द एसोफेगस वो अफेक्ट हो जाती है। वैसे जो है वो आपके पास मूवमेंट जो होती है, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें सारे। आपके पास जो मसल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि फूड की मूवमेंट जो वो स्टमक में बहुत इजीली हो जाए, लेकिन जिन लोगों को एक्लेजिया होता है उसमें जो आपके मसल्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते एट द टाइम कि जब लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर ने रिलैक्स होना होता है, आपके फूड ने स्टमक में जाना होता है, तो वो रिलैक्स नहीं होते। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी मसल एक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है और आपके लिए जो मूवमेंट होती है आपकी फूड की वो अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एसोफेजाइटिस, जैसे कि नाम से पता चल गया, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, और इसके भी अंडरलाइंग कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, क्लास अब जो ये प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये सब आप लोगों ने मुझे बतानी है। जिस तरह से सबके लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ये हमें कैसे आनी चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज कि जितने ये प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गेस्ट्राइटिस है, आपको पता है स्टमक की इन्फ्लेमेशन होगी, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, अल्सर्स बन जाएंगे और उसकी रीजंस होंगी, एसिडिटी हो सकती है। आपने मुझे सिंपली इतना बताना है कि इस कंडीशन में क्या चीज़ होती है, सो दैट यू नो कि जब आपसे कोई कुछ पूछेगा तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन होगा। Yes, ma'am. ओके मैम। ये यहाँ पे हमारा आज का जो है टास्क कंप्लीट हो गया। अब उसमें आपके पास ये टास्क में ये व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल पेन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्टिफनेस इन जॉइंट, ये सब आपकी बुक्स में हैं, उसको वहां से देखें, एक दफ़ा गो थ्रू करें और इनको लिखते जाएं। आपके कुछ टास्क हैं, इनको परफॉर्म करें, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे डे 8 पे। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके मैम। मैम, अगर हमें वो वाइवा में मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटेस्टिनल की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कि कौन मतलब कोई भी एक टर्म पूछ लेंगे देखिए हमसे कि आप ये सुनाएं। मेरी बात सुने, आप लोगों को वो जो बेड साइड वाला मसला है और बुक वाला मसला है, ठीक है, आप लोगों का जो सिलेबस है, दिस इज एवरीथिंग जो कि आपकी लॉग बुक में, जी जी ठीक है। मैम। कुछ चीजें यहाँ पे एलेबोरेटेड हैं, जैसे कि हमने ये प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ये तो सब एलेबोरेटेड थे, यस ठीक है। मैम, ये तो पता। और अब अगर आप यहाँ से आगे आते जाएं, जब हमने यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट किए, सिस्टम्स को हमने जब से स्टार्ट किया, तो आप जी इसमें मैम। देखेंगे कि पेन वाला भी इवन कि इसमें सिंपल आपको हेडिंग दी हुई है, फटीग एंड मलेज, यस मैम। रैश क्या है, प्यूरिटाइटिस क्या है। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा एक्नी क्या है, तो आपको पता यस होना मैम। चाहिए ना कि एक्नी क्या चीज़ है। वो शायद आपसे ये ना पूछें कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि जो आपकी डिजीज मेंशन है वो आपने कैसे एक्सप्लेन करनी है। एटलीस्ट आपको सिर्फ इतना पता है कि कौन सी डिजीज क्या है, और उसके लिए मैम आप जब अगर कोई यहाँ पे हमें कोई पूछ ले सीवीएस के डिसऑर्डर्स बताएं, तो मैम हमें मतलब वो सारे बताने पड़ेंगे या फिर हमसे खाली आपको टर्म एक पूछी जाए? एक दो तो पता होंगे ना, सीवियस डिसऑर्डर में आप हार्ट मैम, अटैक तो बोल ही सकते हैं। जी जी मैम। तो ओके। अगर इस तरह से कोई पूछे कि सीवियस के कौन कौन से पॉसिबल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो आप उसमें से जितने आपको याद है आप बता दें। ओके मैम, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग अगर पढ़ना है आप लोगों को, जैसे कि चेस्ट पेन और तो अपनी एक्सेशनल, आप उसमें बेड साइड से पढ़ लें, जो बेड साइड से पढ़ना चाहता है वो वहाँ से पढ़ लें। कुछ चीज़ें आपकी ओके दूसरी बुक में भी मेंशन नहीं है, सिंपली डू दैट कि आप, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत सारी टर्म्स इसमें क्लिकेबल हैं, उसको क्लिक करें, इधर से यहाँ से ऐसे कॉपी करें, गूगल पे रखें, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़, कौन से डिसऑर्डर क्या चीज़ है। जी मैम यस गूगल पे फरजीन। हर चीज पढ़ सकते हैं ना हम, जाहिर है इजीली। जी जी, आप लोगों को पता, बस एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा डिसऑर्डर है, बेशक आप उसके लिए अपनी बुक को कंसल्ट करें,
या आप लोगों के पास पैथोलॉजी की बुक है, आप लोगों ने वो भी पढ़ी है, वो सब भी आपके पास होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जी फरजीन। मैम ये जो आपने लास्ट टाइम हमें लास्ट लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स पढ़ाए हैं, मैम आपने हमें इतने एक्सप्लेन नहीं करे जितने बुक में एक्सप्लेन हुए हैं, तो हम वो सब पढ़ें? आपकी मुझे ईमेल भी आई थी, ठीक है, जिस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमने जो सिम्टम्स हैं ये चीज़ें हैं, एटलीस्ट इनको आप देखेंगे। मतलब जैसे हेडेक था, जैसे आपने मुझसे पूछा कि हेडेक के सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेन होगा हेड में, यस मैम। यस ठीक है, मैम। या फिर आपको ऐसे लगेगा कि कंजेशन है आपके फ्रंटल एरिया में। आपसे इस तरह से चीजें पूछी जाएंगी, बस गो थ्रू द टर्म, बेशक आप बेड साइड से पढ़ लें या आप अपनी बुक से पढ़ लें। मैम जैसे हेडेक में इतना कुछ लिखा था कि माइग्रेन होता है काफी, यानी कि नहीं हेडेक्स का नहीं, इस पॉइंट तरह से नहीं बताए थे। आपसे पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि मतलब जो इतनी डिटेल्स में आपको मैंने कहा है कि वो जो चीज आपकी यहाँ पे मेंशन है, सवाल आप में आपसे उसी में से होगा बस। मैम जो हमारे पास लॉग बुक ओके में मैम। जितनी भी टर्म्स हैं और जितने भी हैं, जी हम सिर्फ इनको अच्छी तरह पढ़ लें, मतलब इनकी जी टर्म्स पढ़ हमें लें, पता होना चाहिए का क्या है। ठीक है। मैम और जो चाहे ऑब्वियसली जो क्लोज आप क्वेश्चंस करके कर बुक रहे से हैं पढ़ आपको लें। वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग खुद लिख रहे हैं वो भी तो आपको आते ही होंगे ना। यस मैम। यस मैम। यस, मैम जो सी मर्जी बुक से पढ़ लें, लेकिन जो सारी लॉग बुक में टर्म्स लिखी हुई है बस वो वो पढ़नी हमें है। आनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग बेशक लॉग बुक पढ़ लें। आप लोगों की जो लॉग बुक में मतलब पहला उसमें वो भी, सॉरी लॉग बुक कह रही हूँ, बेड साइड है, उसमें भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर 1 आपका हिस्ट्री टेकिंग का है, चैप्टर 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है, उसमें आपको डिस्पनिया की डेफिनेशन मिल जाएगी, चेस्ट पेन की, पैल्पिटेशन की मिल जाएगी, ठीक है। उसमें फिर आगे इस तरह टर्म्स हैं, फिर आपको बस रेस्पिरेटरी भी मिलेगा, एलिमेंट्री भी मिल जाएगा, नर्वस सिस्टम भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो टर्म्स लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें बस डिसऑर्डर्स नहीं लिखे हुए, उनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई, ठीक है। ओके मैम। मैम जो उसके लिए जो आप लोग अपनी बुक देख सकते हैं, वो आपको बुक देने का मकसद यही होता है कि आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस मटेरियल हो, ठीक है, जिससे एटलीस्ट आप लोगों के पास एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए स्टडी का। मैम जो बेड साइड नहीं पढ़ना चाहता वो दूसरी बुक पढ़ सकता है ना। जी आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। ओके मैम। मैम 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 बेड साइड का हमारी कौन सा अटेंडेंस एडिशन के भी पढ़ना है? परसेंटेज है। जी है। मैम अटेंडेंस लगा क्लास होनी है। जी मैं अटेंडेंस ले नेक्स्ट क्लास है। एक सेकंड मैं हम लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ। को मैम जी मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैंने लेट ज्वाइन किया, आपने कोई प्रेजेंटेशन के बारे में बताया है? नहीं, मैं अभी बस आप लोगों को बताने लगी हूँ, आप लोग बस 5 मिनट वेट करें, मैं आप लोगों को उसको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करनी है और आप लोगों की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 26 ग्रुप्स के ने अपना बता दिया हुआ है, बाकी अभी पता नहीं कितने रह गए हैं अभी और। देखिए मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से क्लियर करूंगी, उसको आप लोग गौर से सुने। पहली चीज़ ये है कि आपकी क्लास में स्टूडेंट है मोहम्मद काशिफ, उन्होंने शायद जल्दी जाना है। आप लोग जो आप लोगों का भी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसको इस तरह से इनेबल कर दें कि सारे आपस में इंटरेक्ट कर लें। तो जो जल्दी देना चाहता है वो उनके साथ पेयर अप कर ले और आप लोग मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें मुझे फ्राइडे से, ठीक है। और मतलब कि आप जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग मुझे इस तरह से कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज, मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दी थी ना, यस मैम। वैसे आप लोगों ने मैम प्रेजेंटेशंस सेंड करनी कर है। सकती हैं। जी मैम वो आप मेल में सेंड कर सकती हैं। नहीं बच्चे, वो मैम फाइजा से बिलोंग करती है, वो उनके स्टूडेंट्स की है, ठीक है। मैम ग्रुप्स बता दें, मतलब टॉपिक्स बता मैं दें। आप लोग मैंने आपसे कहा था कि आप लोग ग्रुप बना के मुझे एक एटलीस्ट एक फाइल में दे दें, ताकि मैं और मुझे सॉरी एक और चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे मतलब ग्रुप में है ना उनको हाईलाइट कर दें डिफरेंट कलर में, ठीक है। अगर आप एक्सेल पे बना रही हैं तो मतलब अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो उसको इस तरह से करके उसको कलर डिफरेंट कर दें, उसका ग्रुप को नंबर दे दें, ताकि मुझे बताओ कि मैम कौन सा मैंने ग्रुप ऐसे ही किया अलग है, से है, मैंने ऐसे ठीक है, ही किया मैम, नंबरिंग करके किया है। ताकि मुझे पता हो कि ग्रुप नंबर कौन सा है और मैंने कौन कौन से ग्रुप की किस दिन प्रेजेंटेशन लेनी है, ठीक है। ओके मैम ओके। आप लोग मुझे जब वो फाइल कंप्लीट करके भेज देंगे मैं उसी पे आपको टॉपिक से साइन कर दूंगी। मैम आज मुझे कंप्लीट कर देंगे तो मैं आज आपको रात तक भेज दूंगी आप इंशाल्लाह। मुझे आज भेज दें ताकि फ्राइडे को जो जो लोग विलिंग हैं वो मुझे अपनी प्रेजेंटेशंस दे दें, ठीक है। ओके मैम मैम। एक दिन में कितने ग्रुप्स की होगी? मैम कितने आप लोग परसेंट है प्रेजेंटेशन? 20% आई गेस, 25%। ओके मैम। मैम ओके एक दिन मैम। में कितने ग्रुप्स की होगी प्रेजेंटेशन?
जितने मेरे लिए पॉसिबल हुए मैं उनकी प्रेजेंटेशन ले लूंगी। मैं आप लोगों को बता दूंगी ना, आप लोग मुझे एक दफा लिस्ट भेजें ताकि मुझे पता हो कि अभी तक कितने ग्रुप्स बने हैं, तो फिर उस तरह से डिवाइड कर लेंगे। मैम फिर जितने मेरे पास अभी आए हैं उतने भेज क्या दूं फर्स्ट आपको? सैटरडे 2 दिन करके ना मैम, आप 2 दिन में करके हमारी प्रेजेंटेशन ले जाना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में ध्यान। तो इसी वीक आप सारी प्रेजेंटेशन ले ले हमारी पूरी मैं क्लास कर की। लूंगी बच्चे, कुछ दो लोगों के लिए दिन प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको इतनी लेवरेज दे रही हूँ कि वो मुझे जो है ना मंडे तक दे दें, ठीक है मैम, ठीक है ये ओके। आप ओके लोग मैम। मुझे आप लोग एक काम करें, आप लोग प्लीज अपने एक वो ग्रुप को, वो बता रहे थे कि शायद सिर्फ उसमें एडमिन ही मैसेज कर सकता है, आप लोग थोड़ा सा उसे इंटरेक्टिव बना लें ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, क्योंकि बाद में मैम अगर आप लोग ऐसा मुझे नहीं है सिंगल बिल्कुल भी। अगर आप लोग मुझे सिंगल देने आएंगे प्रेजेंटेशन, तो मैं आप लोगों की सिंगल प्रेजेंटेशन नहीं लूंगी, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस नहीं हो रही। मैंने आप लोगों को मिनिमम कहा था कि आप लोग 4 लोग हों, अगर जस्ट इन केस नहीं हो रहे तो आप लोग 3 कर लें, पर एटलीस्ट ग्रुप्स में दें, क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मुझे उस चीज को कंपनसेट करना है, ठीक है। एक्चुअली मैम क्या बात ये है कि ना, जो ग्रुप में ना इफरा ने मैसेज किया हुआ था कि सब मुझे डीएम करें, जिसने जो जो ग्रुप बनाया है वो अपने मेंबर्स की लिस्ट भेज दे, क्योंकि ग्रुप में मैम ऊपर नीचे चले जाता है तो फिर एडमिन को बाद में कहा जाता है कि मैम फिर आपने मुझे ना वो ये ना होता, मुझसे मिसप्लेस हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से मैं कह रही थी मुझे अलग से मैसेज हुए होंगे। इस तरह ज्यादा मैसेज आ जाते हैं तो फिर सिर्फ ग्रुप के रिलेटेड मैसेज नहीं होते, फिर और भी मैसेज स्टार्ट हो जाते हैं साथ में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसा है, आप लोग प्लीज कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि फिर बाद में ईमेल्स आती हैं कि मैम हम तो क्लास में, हमें अभी कुछ लोगों की ये भी ईमेल्स आ रही हैं कि अभी तक उनको मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही हैं, उनको मेरे लेक्चर के लिंक्स नहीं जा रहे हैं, बल्कि आई हैव डिड द ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स कि आप सबकी लिस्ट में नाम हो। अब आप लोगों में से किसी को कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा? नो मैम। चलें ठीक है, चलें कोई बच्चा हुआ तो हम देख लेंगे उसको। अब मैम एक अटेंडेंस चीज हो है गई है? जी, अटेंडेंस होगी, लेकिन आप 2 मिनट क्लास में रुकें, मैंने 1-2 चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों से, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने लॉग बुक मैम का ये बताया मेरी था। अटेंडेंस काइंडली लगा दें, मैं लेट ज्वाइन किया, पता नहीं था क्लास का। मैम मेरी भी लगा दे। क्लास की मैम ईमेल सबको आई थी ना? मैम 2 लिंक्स आए हुए थे, एक यस मैम। 12:30 का मैम था और एक एक ना 2 2 बजे बजे का का था, आया तो हुआ हम था, 2 बजे का समझे मैंने थे। समझा 2 बजे क्लास है, तो इस वजह से मैंने अभी नेट ऑन किया तो पता लगा कि क्लास हो रही है। 2 मैम बजे हमारी का आपको बच्चों की किसने? क्लास हो रही थी। मेरी साइड से आप मैम लोगों वो को लिंक आप आया? मैम यस यस मैम, आपकी आपने साइड दोनों से भेज आया। दिए थे, काइंडली SCP-2 का भी अटेंडेंस का भेज दिया बता था। दें। हाँ आपने मैम SCP-2 उसको का भी SCP-2 लिंक लिखा भेजा हुआ हुआ है था, 2 तो बजे सिंपल वाला। सी बात है, SCP-2 वाले बच्चों का बताइए कि SCP-2 वालों की क्लास है वो 2 बजे। नहीं, फिर मेरे से ये गलती हुई होगी कि मैंने उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मतलब लिस्ट कॉपी करके वो आप लोगों को फॉलो करते हुए, चलें ठीक है, यस क्या मैम। पता उनको लिस्ट गई ना हो लिंक। चलें मैं देख लेती हूँ वो, सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, एक्सक्यूज मी ठीक है मैम। जी। मैम मैंने आपसे ये पूछना है कि जो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि हम इस डे पे विलिंग है देने के लिए प्रेजेंटेशन, तो मैं साथ मेंशन कर दूं उनको लिस्ट के अंदर? एक काम कर सकते हैं, जिस 1 मिनट मुझे दे, आप वेट करें, मैं अटेंडेंस ले लूँ। चलें ठीक है मैम। मैम मेरे लास्ट अच्छा टाइम के जी जी। मैम मेरा ना किसी भी ग्रुप में नाम नहीं अभी तक लिखा है, तो ग्रुप में भी प्राइवेसी लगी हुई है, तो मैं कैसे अपना नेम लिखवाऊं किसी ग्रुप में? यही मैम मैं मैंने बात ग्रुप कर की रही हूँ, बहुत प्राइवेसी सारे। ओपन कर दी है। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोग प्लीज़ अपने फेलोज का भी ख्याल रखें कि अगर कोई बच्चा किसी ग्रुप में नहीं है तो आप लोग आपस में ग्रुप बना लें। मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि आप सबकी तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स आप लोग को इंडिविजुअली ही मिलेंगे, तो आप लोगों को दूसरे किसी बंदे के साथ मिल के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। एक और चीज आप लोग देख लें, मैंने आप लोगों को बतानी थी। पहली चीज ये है कि आप लोग 2-3 बातें हैं कि लॉग बुक आप लोग जो जिस तरह से इजी है आप लोग मुझे उस तरह से सबमिट करवा दें, ठीक है। कोई मुझे पहले सबमिट करवाना चाहता है तो पहले करवा दे, कोई बाद में अपने जी जी बोले। मैम 27 को तो हमारे पेपर्स खत्म हो रहे हैं, तो हमें पेपर्स के बाद 1 वीक तो मिलेगा ना, ताकि हम आराम से लॉग बुक सबमिट करवा दें। मैम पेपर्स के बाद ही सबमिट कराएंगे, इस तरह बहुत वाइवा भी सर ठीक पे है, मैम आप लोग पहले कोई ही मसला बहुत नहीं, ज्यादा बर्डन है। मैम अब कोई बात फर्स्ट नहीं, चैप्टर मैं रख यही लें, कह रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर रख लें। मैं डेट्स नहीं मेंशन करी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग मुझे फिर अपनी मतलब कि जब आप लोगों के पेपर्स खत्म होंगे आप लोग मुझे जो है ना उस तरह से देते जाएं, ठीक है।
यस मैम। मैम ओके मैम। 27 मार्च को लास्ट पेपर है। तो आप लोग मुझे नहीं 27 मार्च तो मैम बहुत ज्यादा 2 लेट हो अप्रैल जाएगा ना। मैम मैम हमारा इस लास्ट दौरान अभी है। हमारे सिनेरियो बेस्ड भी हैं और वाइवास भी हैं, तो हम बहुत बिजी हैं और सिलेबस आप भी लोग जो है ऐसा करें आप लोग ऐसा करें आप लोग अपने फाइनल वाइवास के साथ लॉग बुक सबमिट करवा देना, ठीक है? यस मैम, ठीक है। ठीक है। यस मैम। अब वाइवा सब हम कर दोबारा मुतमईन है इस बात पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम। फाइनल वाइवा कब होगा इसका? ये मुझे नहीं पता, आप लोगों के वाइवा आप लोगों के पेपर्स के बाद ही वाइवा होगा आपका, ठीक है? ओके बीच ओके में मैम। कहीं किसी दिन भी नहीं होगा। बोला था आपने। मैम फाइनल वाइवा के साथ दे देंगे ये, जी, सबमिट करवा फाइनल देंगे। वाइवा के साथ आप लोग लॉग बुक सबमिट करवा देना, यस ठीक है? ओके मैम। मैम फाइनल वाइवा हमारा कैंपस पे होगा? ये मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ ना हुआ, अगर आप लोगों का ऑनलाइन होना हुआ तो फिर हम एक दिन रख लेंगे, एक दिन या 2 दिन रख लेंगे, ताकि आप लोग मुझे जिसके लिए जिस तरह से कन्वीनियंट है आप लोग अपने पेपर्स के बाद मुझे उस दिन आके उन 2 दिनों में आप लोग मुझे लॉग बुक्स दे देना, ठीक है? मैम आपको बाय ओके हैंड। मैम, ओके मैम। मैम इससे ये ज्यादा सही है। क्या इजी करूं मैं आप लोगों के लिए, यस मैम, मैम थैंक ठीक यू ये मैम। सही है। ठीक है? और एक चीज है कि आप लोगों ने 5 केसेस करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके मैम। ओके मैम। आप लोगों को जो ओके लॉग बुक मिलेगी मतलब कि जो वेबसाइट सॉरी आप लोगों को लॉग बुक जो मिलेगी बुक शॉप से, उसमें 5 परफॉर्मेंस ही अटैच हुए होंगे, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री को मतलब पिक्चर्स उसकी लेके आई थी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने कैसे करनी है, उसको देख लें, ठीक है? अच्छा, यस मैम। एक और चीज बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास फुली ऑप्शन है कि आप में से जो बच्चे हॉस्पिटल जाके हिस्ट्री लेना चाहते हैं, मतलब यूएमटी वाला हॉस्पिटल नहीं, आपके नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है, आप लोगों ने वैसे हिस्ट्री लेनी है आप लोग वैसे ले लें। आप लोगों ने घर में किसी पेशेंट की मतलब आपके घर में कोई पेशेंट प्रेजेंट है, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, आप उसकी हिस्ट्री ले लें। कोई ऐसा पेशेंट आप एज्यूम कर लें जिसको आपको पता हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक पिक्चर, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को जब नजर आ रहा हो। आप लोगों को पिक्चर नजर आ रही है? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ये मतलब दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अ स्टूडेंट जिसके मतलब 10 मार्क्स हैं, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के परफॉर्मेंस इसी तरह होंगे। आप लोगों ने नेम लिखना है, एज, जेंडर, ये सारी चीजें जो है ना मतलब आप लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग? यस मैम। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर यस दूंगी, मैम। ठीक है? तो एक एक यस करके मैम। ईमेल्स ना कीजिएगा कि मैम शेयर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो रिकॉर्डिंग के साथ मैं आज आपको ये वाली पिक्चर्स भेज दूंगी। मैं आप लोगों को बस दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। जैसे कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखी हुई इसने इस तरह से लिखा हुआ, पेशेंट केम टू अस प्रेजेंटिंग लोअर बैक एक फ्रॉम द लास्ट 3 days, ठीक है? ऐसे ना भी लिखें, आप सिंपली ये लिख सकते हैं लोअर बैक पेन, आगे मतलब कि लास्ट बुलेट में लिख दें लास्ट 3 days। इसने लिखा पेन इन रेडिएटिंग फ्रॉम लोअर लेग, पेन एक्सपीरियंसिंग पेशेंट एक्सपीरियंसिंग स्वेयर पेन व्हाइल स्टैंडिंग, हैविंग लिटिल साइनोसिस एंड लो अराउंड लो बैक, ठीक है? ओके मैम। चलिए ये चीजें तो देखें, मैं उस चीज को समझती हूँ कि जैसे ये लिटिल साइनोसिस और ये आपको किसी को देखने पे ही पता चलता है, लेकिन आप लोग को इतनी तो पता चल सकती है ना कि पेशेंट को मतलब रेडिएटिंग पेन है, स्वेयर पेन है कहाँ पे, ठीक है? ये चीजें तो आप लिख सकते हैं ना? यस मैम। उसके बाद प्रेजेंटिंग इलनेस है, पेशेंट इज हैविंग एक्सट्रीम पेन इन द लेफ्ट हिप ड्यू टू द फॉल इन द हाउस, पेशेंट इज एडमिटेड फॉर हिप एट्रोप्लास्टी, ठीक है? आप इसको इस तरह से भी लिख लेंगे तो वो प्रेफरेबल होगा। पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ व्हेन ही प्रेजेंटेड विद एक्सट्रीम पेन इन द लेफ्ट हिप ड्यू टू फॉल इन द हाउस, ठीक है? फिर इसमें थोड़ा सा इसने एलेबोरेट नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों को कोशिश कीजिएगा कर दें। मतलब कि पेन की थोड़ी सी ये बता दें कि मतलब स्वेरिटी कितनी है, ऑनसेट क्या था, या ड्यूरेशन कितनी रही, ठीक है? 2-3 चीजें रिलेटेड टू पेन। ओके मैम। ओके, फिर नेक्स्ट आपका जो पेज होगा वो कुछ इस तरह का है। कहाँ चला गया? ये, ठीक है? उसमें आपको पेज ऐसे ही नजर आएगा। अब जिसको डायबिटीज है उसने इसको नहीं है उसने नो कर दिया, हाइपरटेंशन थी उसने यस कर दिया, एस्थमा नहीं था, हेपेटाइटिस नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस नहीं था, माइग्रेन नहीं था, कोई साइकेट्रिक या फिर आईएचटी या एपिलेप्सी नहीं थी, ठीक है? कोई पास सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी तो लिख दिया गया कि नो पास सर्जिकल हिस्ट्री। मैम IST क्या है? आईएचटी दिस इज फॉर जो यस मैम। हेपेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना। ठीक है? फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जो फैमिली आप लोग एक दफा इसे गो थ्रू कर लें सारे स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग मतलब देख रहे हैं।
मैम हमने इसमें पेशेंट की प्रीवियस रिपोर्ट्स भी देखनी होती हैं। अगर आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं। ओके मैम हम मॉक हिस्ट्री बना सकते हैं पेशेंट की। मॉक हिस्ट्री मतलब अगर पेशेंट के पास हम जाए बिना वैसे ही अगर एक इमेजिन कर लें एक पेशेंट है, मॉक हिस्ट्री बना लें। बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, सीक्वेंस तो जाहिर है मैम होगा उसको। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक ये ADHD जो है ना, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, मुझे लगा कि वो IBD वाला था। ठीक है। मैम ये DM भी डायबिटीज मेलाइटिस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ये जो DVT है। अब नेक्स्ट है ये देखें इनकी कोई गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। अब मेल हैं तो उनकी कोई गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं होगी। अगर जो फीमेल होगी उनका आपने बता देना कि उनके सिजेरियन बेबीज थे या फिर नॉर्मल डिलीवरी थी, ये बता सकते हैं। अगर आप सिजेरियन है तो आप मेंशन कर दें, नॉर्मल है तो लेट गो, कोई मसला नहीं है। अब ड्रग हिस्ट्री जो है वो आप देख सकते हैं कि पेन किलर लाइक डिक्लोरॉन, पेनाडोल इन मसल रिलैक्सेंट। एक चीज नहीं लिखी हुई कि उसकी डोजेज क्या है। चलें, अगर एक चीज पेनाडोल की डोजेज अक्सर लोगों को याद नहीं रहती है, जो भी है, जो जिस चीज की आपको जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ड्यूरेशन, डोजेज और ड्रग का नेम। ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री किसने लिखी हुई? ही वाज अ शॉपकीपर हु कीप्स ऑन सिटिंग फॉर स्ट्रेट 8 आवर्स। ठीक है। कोई प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशन से रिलेटेड होगा तो आप इस तरह से ही इज वर्किंग एज अ लेबर या फिर ही इज डूइंग ऑफिस जॉब। ठीक है, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है? बल्की मैन, या आप लिख सकते हैं ओबीस। ठीक है, obese as the patient seems to be heavy for his weight, इस तरह से आप लिख सकते हैं उसको। जो मैम जो बहुत वीक है पेशेंट, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वीक आप पेशेंट। उसे लिख सकते हैं patient seems to be undernourished, patient seems to be lean than his weight। ठीक है। ओके मैम। फिर आपके पास इस तरह से BP, इस तरह से आप सबके पास चीजें होंगी, आपने वो रिकॉर्ड करनी है। जो चीज नहीं है उसे आप ऑब्वियसली सर नील लिखेंगे या फिर एब्सेंट लिख सकते हैं। और फिर लोकल एग्जामिनेशन है। एक्सट्रीम पेन इन द लोकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जो आपको देखने पे पता चल रहा है, एक्सट्रीम पेन इन द लो बैक एंड लेफ्ट बटॉक ड्यू टू फॉल। अब आपके पास एक और चीज आती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं। अब उसने ये लिखा है, इट कुड बी टेंडन रप्चर और इली क्रस्ट फ्रैक्चर और कुड बी मसल इंजरी ड्यू टू फॉल। ठीक है। द पॉसिबल कॉजेज जो कि आपको उसकी कंडीशन से नजर आ रहे होते हैं कि उसका एट द एंड क्या पॉसिबल डायग्नोसिस बन सकता है। मैम ये जो इसके ऊपर इसका BP और वो सारा कुछ मेजर किया हुआ है उसने, मैम जिसने खुद किया या उसकी पास्ट हिस्ट्री में से उसने निकाल के लिखा कि ये पहले था? मतलब अभी का उसने ये पता चल जाता है, ये अक्सर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स पे होता है। लेकिन अगर आप खुद किसी मतलब जैसे अगर आप घर में किसी का मतलब कि एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, तो आप BP मेजर कर लें, टेम्परेचर मेजर कर लें, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स मैम हैं घर पे कोई पेशेंट ही ना होए तो फिर क्या करें? तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी चीज जो है ना, मतलब कि उसको केस स्टडी कोई भी, मतलब मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया। मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों पे छोड़ा मॉक कर सकते हैं कि आप ये ना हो कि मतलब कि जो केस स्टडीज हैं उसमें से आप लोग उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, आप लोग को उसकी उस स्पेसिफिक केस की जो है ना आपको हिस्ट्री लिखनी ना है। तो इसलिए आप इंटरनेट से भी कोई केस स्टडी पढ़ सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं है। आप कोई इंटरनेट से केस स्टडी पढ़ें, उसी का बेशक लिख लें, उसमें चीजें मेंशन होती हैं जैसे कि BP, टेम्परेचर वगैरह मेंशन होता है। जी मैम। ठीक है मैम आपने कहा ना हॉस्पिटल से हम लोग मैम ये ले क्लबिंग सकते क्या हैं, है? तो मैम हॉस्पिटल से हम ले सकते हैं, तो मैम हम उनको जाके क्या कहेंगे? हमें कहते हैं केस स्टडी के लिए हमें मिला हुआ है तो हमें हिस्ट्री लेनी है, वो दे देंगे हमें? हाँ, आप अपनी लॉग बुक साथ लेके जाएं, UMT का आप ले जाएं, स्टूडेंट ID कार्ड ले जाएं बेशक। ठीक है, उनको बता दें कि मुझे एक पेशेंट की हिस्ट्री देनी है। अगर आपको पेशेंट नहीं मिलता तो सिंपली आप उनकी मेडिकल फाइल देख सकते हैं। ओके मैम। उसमें उसका नाम, चीजें लिखी होती हैं। और मुझसे कोई पूछ रहा है क्लबिंग क्या होती है? क्लबिंग जो होती है आपके नेल्स का एक जो है वो एक डिसऑर्डर कह लें, या फिर मतलब कि नेल से रिलेटेड एक चीज होती है जिसमें आपका जो एंगल होता है ना नेल का, वो लॉस हो जाता है। ठीक है। और इसके पीछे तो बहुत सारी कॉजेज हैं, लेकिन ये होता है कि आपका नेल जो होता है वो बिल्कुल मतलब उसका एंगल खत्म हो जाता है, तो वो क्लब शेप लग रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग उसकी पिक्चर देख लें, अक्सर आपको जी 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 पूछें। मैम डिफरेंशियल डायग्नोसिस से हम क्या मीन लेंगे कि क्या लिख, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे हैं।
मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो चीज़ होती है कि आप एक पेशेंट को देखें, आपको पता चला कि पेशेंट इस वजह से आया था, उसके सिम्टम्स ये हैं, आपने पॉसिबल डायग्नोसिस निकालने हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने लिखा है कि टेंडन रप्चर भी हो सकता है, इसने तो पूरा सेंटेंस लिखा है ना, इट कुड बी टेंडन रप्चर, आप सिर्फ बुलेट्स में भी लिख सकते हैं टेंडन रप्चर, इलिक क्रस्ट फ्रैक्चर, या फिर मसल इंजरी ड्यू टू फॉल। ओके मैम। मैम इधर इन्होंने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हिपार्थोप्लास्टी का लिखा हुआ है, तो हम भी फिर उसमें ट्रीटमेंट लिखेंगे कि क्या कहाँ उस पे? पेशेंट का होना है? ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग फर्स्ट जो पिक्चर थी वो आपकी उस पे लिखा होता है, ठीक है, मतलब कि ये आपने नहीं लिखना कि उसने ये करना, अगर वो लिखा हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आप लिख दें, कोई मसला नहीं। ठीक है मैम। फिर आपके पास जो नेक्स्ट पेज होगा वो आपके सिस्टम्स पे होगा, ठीक है, आपने उसको यूं लिख देना है। अब ये मुझे नहीं पता कि एनवीबी इसने इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। आप रेस्पिरेटरी रेट इज नॉर्मल, नो डिफॉर्मिटी, पल्सेशंस नॉर्मल है। मैंने आपको रेस्पिरेटरी रेट से रिलेटेड कहा था कि आप ब्रेथ मतलब कि ब्रेथ रेट बता सकते हैं, और जो है एक और चीज़ मैंने बताई थी कि आप बता सकते हैं कि कोई कफ नहीं है, कोई स्पूटम नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सॉफ्ट एंड टेंडर, नॉर्मल बाउल साउंड्स, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं वॉमिटिंग नहीं है, नोजिया नहीं है, एब्डोमिनल पेन नहीं है, ठीक है। मस्कुलर स्केलेटल्स में आप लिख सकते हैं मोटर एंड सेंसरी सिस्टम्स आर इंटैक्ट, वैसे सेंसेशंस होता है, सिस्टम्स नहीं होता, और मोमेंट्स होता है, मोटर मोमेंट्स होता है, और सेंसरी सेंसेशंस होती हैं। आपने इस तरह के सेंटेंस लिखना है, और आपको ये बेड साइड में मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये चलें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आप लोग का पेज बनता है 2 से लेके 2 से लेके मैम ये आप किसका बता रही हैं? फिर 14 पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बेड साइड का बता रही हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ कि मतलब वहाँ पे ना पेज 4 पे लिखी हुई चीज़ें कि आपने सिस्टमेटिकली चीज़ें कैसे लिखनी है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर का लिखा हुआ है कि ब्रेथलेसनेस चेक करनी है, पेल्पिटेशन, चेस्ट पेन, एडीमा, आप तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है। सही है मैम पेज 4 से लेके कहाँ तक है? बच्चे पेज 2 से लेके पेज 14 तक है वैसे तो, मतलब कि जो मतलब आपका रिलेटेड है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है ना कि सिस्टम्स कैसे लिखने हैं, तो वो आपका पेज 4 और 5 पे लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मतलब सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कैसे लिखनी है, आपने सिस्टम को कैसे लिखना है, आपने पास हिस्ट्री कैसे लिखनी है, आपने ट्रीटमेंट की हिस्ट्री कैसे लिखनी है, मतलब ड्रग के बारे में किस तरह से लिखना है, ठीक है। यस मैम। फैमिली हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, पर्सनल हिस्ट्री कैसे, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मैम ये बेड साइड का आपने बताया ना, बेड साइड पे है? जी जी बेड साइड का बताया, सिर्फ 2-3 कुछ पेजेस हैं, आप लोग देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। अब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लासको कोमा स्केल है वो इंटैक्ट है, तो दिस इज फाइन, यहीं से पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो उसका नर्वस सिस्टम ठीक है, उसकी कॉन्शियसनेस लेवल भी ठीक है। स्पेशल सेंसेस में आप ये लिख सकते हैं विजन नॉर्मल है, हियरिंग नॉर्मल है, ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसकी टेक्टाइल सेंसेशंस नॉर्मल हैं, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस ये वो चीज़ है जो कि आपको उससे मिल जाता है, क्या नाम है, आपकी मेडिकल रिकॉर्ड पे होता है, जो कि एक किसी न किसी डॉक्टर ने किया होता है कि हिप फ्रैक्चर है, ठीक है। नहीं मैम मिलेगा तो अपना प्रोविंशियल लिखें। डायग्नोसिस मतलब क्या है? प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है जो कि मतलब आप लोग एट द एंड मतलब डिसाइड करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैम फिर तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी तो आ सकता है। वो मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है, वो मल्टीपल हो सकती हैं कॉजेज के, ये हो सकता है, मतलब प्रोविजनल इज लाइक कि आप 100% श्योर हो कि क्या प्रॉब्लम है उसे, ठीक है। ओके मैम। इज दैट ओके? यस मैम। अब इन्वेस्टिगेशंस है कि जिस मैम स्पेशल सेंस वाला आप लिख सकते हैं नॉर्मल सेंसेशंस, ठीक है, नॉर्मल विजन जो आपकी सेंसेशंस है, आपका मतलब और क्या चीज़ होती है, हियरिंग नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप उसमें। मैम जैसे जो ब्लाइंड होते हैं उनकी थोड़ी सी जो सुनने की सेंस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस सेंस में इन लोगों ने ये लिखा हुआ है स्पेशल सेंसेस। जिसकी मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आईसाइट जिसकी वीक है तो आप उस पर लिख सकते हैं कि मतलब आई लॉन्ग साइटेडनेस है या शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है।
अगर कोई यस मैम। बूढ़ा आदमी है उसने हेयरिंग एड लगाया तो आप लिख सकते हैं कि हेयरिंग अफेक्टेड, और आगे आप हेयरिंग एड का को ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आपके पास ये इन्वेस्टिगेशंस अगर आपने मतलब कि एडवाइज्ड उनको हुई हुई हैं, ये आपने नहीं करनी, अगर उनको हुई हुई हैं और उनके कुछ ऐसे टेस्ट हुए हुए हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि उसका एक्सरे हुआ हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ हुआ है, जो टेस्ट हुए हैं उसने यस कर दिया, जो नहीं हुए उसने निल कर दिया, सिंपल। ठीक है। यस मैम। उसके बाद ये मेडिसिन है जो कि उनको उस वक्त प्रिस्क्राइब की गई हैं और उसने लिखा हुआ है कि एसिटामिनोफेन है, एनसेड्स है, मॉर्फिन है, कितनी कितनी डोजेज है, कितनी कितनी मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और फॉलो अप में क्या चीज लिखी हुई है, ये मतलब कि आप भी लिख सकते हैं, और अगर कोई पहले से कोई चीज लिखी हुई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक चीज की जो मुझे मिस्टेक लग रही है, या फिर नहीं शायद उसने ठीक ही लिखा हुआ है, एक मिनट लेट मी सी। जैसे ये ना ड्रग हिस्ट्री आप ये देख सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द मतलब फीवर, या फिर मतलब जब उसने हमने ये बताया कि उसे हाइपरटेंशन है। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उसकी ड्रग्स ले रहा होगा, तो वो आपने इस तरह की कोई चीज अगर हो तो आपने लिखनी है। जैसे मैंने बताया था अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो आपने उसकी ये चीजें लिखनी है। मैम आपने बोला ना कि हम हॉस्पिटल्स में जाके हिस्ट्री ले सकते हैं, बट मैम लास्ट टाइम हमें इसी सेमेस्टर में ना फार्मा की मिली थी प्रेजेंटेशन, और वो जस्ट हमने प्रिस्क्रिप्शंस लेनी थी हॉस्पिटल्स में, तो उन्होंने हमें वो भी नहीं थी अलाउ की। मीन उनको हमने मेल भी दिखाई थी लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको नहीं दिखा सकते। मैंने वही आपको बताया कि अगर आपको ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई मतलब बंदा फैसिलिटेट नहीं करता ना, तो आप इंटरनेट से अपनी मर्जी से कोई भी केस स्टडी उठा लें। ठीक है। मैम उनकी केस स्टडी जो इंटरनेट पे है वो सही होगी, मतलब कोई होता है ना कुछ सही चीज नहीं भी होती, मिस सही ही आउट होगी, होती। क्या हो गया है। केस स्टडीज आपको ठीक ही मिलेंगे, कब कुछ तो आपको सॉल्व भी मिलेंगे। ओके मैम। ज्यादातर मैम सॉल्व हुई होती हैं। जी। मैम जी जी मैम जो हमने केस स्टडी करनी है वो हमने अपनी फील्ड के रिकॉर्डिंग ही करनी है, या फिर हम कोई और भी केस ले सकते हैं? नहीं, आप कोई भी केस ले सकते हैं। ठीक है। अब आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई मिलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। ओके थैंक यू मैम। मैम आपने हमें कुछ बताना था, वो पेजेस से रिलेटेड आपने कल कहा था। पेजेस से रिलेटेड आपने कहा था ना कि आप बुक्स से नंबरिंग बता देंगी, वो चैप्टर्स बता देंगी। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैंने पूछ लिया है कि आप लोगों को प्रॉपरली थोरोली जाके स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिल कर रहा है तो आप सिंपली ऐसे मतलब अगर आपका बहुत थॉरो स्टडी करने का दिल है तो पूरा एक दफ़ा देख लें बुक को। अदरवाइज क्या है, सिंपली से इसको मतलब क्लिक करें या गूगल पे लिखें जो आपको बेसिक सी चीज़, बस मैंने आपको बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर कोई चीज़ पूछ ली गई है। देखिए ये सारा जो है ना ये लॉग बुक का पार्ट ही है। कोई भी एग्जामिनर अगर चलें लॉग बुक आपकी फ्लिप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको आपकी नज़र आ जाता है कि चले आप मुझे बता दें कि गॉलस्टोन्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आपके पास एक जनरल आइडिया होना चाहिए। वो आपसे नहीं पूछेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। एटलीस्ट यू शुड नो कि वो क्या चीज़ है, उसकी क्या पैथोलॉजी है। सही है। ओके मैम। मतलब ओके मैम। दैट मीन्स कि आपको सिंपली उसके कॉजेज पता होने चाहिए। मैम यानी सिंपली हम लॉग बुक को बस सही से पढ़ लें। आप लॉग बुक देखें, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो बस आपको पता होनी चाहिए। ओके मैम। ओके मैम। मैम लीव कर दें क्लास? जी मैम आप जो कर दोबारा दें। अटेंडेंस लेनी थी वो ले लें। जी मैंने अटेंडेंस ले ली है, और वो आप लोग मुझे बस कंफर्म कर दें कि वो ईमेल आप लोगों को आ गई गलती से जो। यस यस मैम मैम हम लोग को आई है। यस मैम उसमें टाइम लिखा हुआ है 2 से 3:30 का SCP-2 की। ओके ठीक है, मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। मैम मैम आप अटेंडेंस अभी हो गई है सबकी? रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को गलती से आ गई थी, इसका बाद मतलब में है। अटेंडेंस चाहिए वो ले लिया मैम आपने? क्लास टाइम पे होगी? हाँ ले ली है मैम मैम ने। टाइम पे होगी? ओके ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम हमारी ओके क्लास मैम, कल अल्लाह की मौसम इसी का ही टाइम हाफिज। पे। बताना, लीव कर दें। जी जी मैम कल की क्लास की टाइमिंग क्या होगी? यही होगी। ठीक है। चलिए मैं ठीक है इसलिए मैम। चाह रही हूँ कि ताकि आप लोग खत्म करें, फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशंस लेना शुरू करूँगा। ओके मैम ठीक है। ओके मैम। मैम मैम मेरी लास्ट अटेंडेंस टाइम हो गई हम सबकी? जी जी सबकी अटेंडेंस होगी। मैम मेरी मैम मैम आप लीव लास्ट कल टाइम कर की दें? क्लास में, मैम आप कल की क्लास में सबके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं सबको अटेंडेंस उनकी, क्योंकि ना मैम क्योंकि कभी कभी हम लोग 5 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं या कभी हम लोग का नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है,
तो पता नहीं चलता कि कब आपने अटेंडेंस ली होती है। मैम काइंडली ये हमें दिखा मैं दीजिएगा। रिवाइज कर दूंगी आप लोगों की अटेंडेंस आप लोगों के उससे पहले, ठीक है, मतलब आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट होने से ओके पहले। मैम। यस मैम, ताकि हमें पता हो कि हमारी कितनी एब्सेंस हो गई हैं, क्योंकि मैम ओके मैम। मेरा अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें मैम ठीक है। परफॉर्मा मैम जी मैम परफॉर्मा सिर्फ बुक शॉप से मिल सकता है? जी, क्या पूछ रही हैं? मैम परफॉर्मा जो है वो सिर्फ बुक शॉप से मिल सकता है? परफॉर्मा, हाँ पॉसिबली वहीं से मिलेगा आपको। मैम जो आउट ऑफ कंट्री है वो क्या करेंगे फिर? आप ऐसा करें कि क्या कहते हैं, किसी स्टूडेंट से कहें, ठीक है, या तो वो आपको मतलब परफॉर्मा ईमेल कर दें, या आई ट्राई कि जी मैं मैम। खुद ही कर दूं, ठीक है। जी मैम ठीक है, थैंक यू मैम। ये लॉग बुक के अंदर ही नहीं उसकी होता? अगर कोई स्कैन पिक्चर मिल जाए तो वो बंदा इधर से क्या कहते हैं वो फोटोकॉपी कर ले। फोटोकॉपी कर ले कैसे, क्या मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि वो जो परफॉर्मा है उसकी ही आपको मिल जाए इस तरह पिक्चर? हाँ जी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप। मतलब उसका प्रिंट निकलवा लें, अगर उसकी पीडीएफ या स्कैन हुई वो मिल जाए पिक्चर जो है। मैं पता कर लूंगी और परफॉर्मेंस में आप लोगों को फिर भेज दूंगी, ताकि किसी के लिए कोई मसला ना हो। आप लोग उसको प्रिंट करवा लेना। 5 आप लोगों ने करनी है केसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर लेना। मैम परफॉर्मा कितने लगे हुए हैं साथ? थैंक यू वैसे मैम। जो लॉग बुक है उसके साथ तो 5 लगे हुए हैं, और आप लोग भी मतलब कि 5 प्रिंट करवा लें। मतलब पूरी जिस तरह मैंने आप लोग को अभी दिखाया है, ये सारा एक एक परफॉर्मा था, ठीक है, ये एक केस था। मैम हमारे लॉग बुक के असेसमेंट साथ लगे क्या होंगे क्या? परफॉर्मा? जी लॉग बुक के साथ लगे होंगे परफॉर्मा? जी, जो आप बुक सेंटर से लेंगे, सॉरी बुक शॉप से लेंगे ना, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसके साथ लगे हुए हैं। मैम मैम मैं कह रही थी कि हमारे असेसमेंट प्लान में प्रेजेंटेशन है और ये वाइवा होगा, और क्या है? लॉग बुक है। यस मैम। मैम ये लॉग बुक कितने % है? लॉग बुक आई गेस 40% होती है ये। मैम इसका जो असेसमेंट प्लान है वो काइंडली सेंड कर दीजिएगा यस मैम, मेल। काइंडली सेंड कर दें ये। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगी आप लोगों को। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मेरे पास 27 ग्रुप्स के नेम्स आ गए हैं, तो मैं आपको वही सेंड कर दूं? आप एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। अभी क्लास में अगर सारे हैं तो आप लोग, किसी कोई रह गया तो प्लीज़ बता दें, जिसने अपना अभी तक बताया नहीं है उनको। मैम मैंने अभी बताया रहते हैं था कुछ कि ऐड स्टूडेंट्स, किसी काफी ने स्टूडेंट्स रहते हैं वो। मैम मैं इस वजह से ग्रुप की प्राइवेसी नहीं थी खोलती कि फिर मैं भी तो इतनी फ्री नहीं हूँ ना कि मैं सारे मैसेज एक एक करके पढूं। तो अगर मुझे अलग से आया होगा तो मैं तो आराम से कर सकती हूँ, इस तरह मैं बार बार तो नहीं मैसेज खोल के सबके पढ़ मैम सकती। इनको कहा है कि ग्रुप में जाएं, वहां पे एडमिन को जाकर डीएम कर लें डायरेक्टली। मैं भी मैम एडमिन मैंने हूँ कोई इफ्रा। ऐसा कोई बुरी बात तो करनी थी दी, जो अब मैंने खोल दी है प्राइवेसी, अब जिसका दिल करता है वो वहां पे मैसेज कर दे, लेकिन फिर मैं तो नहीं देख पाऊंगी इतनी जल्दी। यस मैम, देखिए अब इफ्रा और मैं एडमिन हूँ, तो हम दोनों को डीएम कर दे, हम दोनों मिलके कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। ठीक लेकिन है, अब कोई इस तरह ये बच्चा सारे जो ग्रुप रह गया वो आप लोग पता है। प्लीज़ इन दोनों को या तो अगर कोई बच्चा रह गया तो वो बेशक ईमेल कर दे, ठीक है। आप फातिमा फातिमा हो ना, आप फातिमा और इफ्रा आप दोनों एडमिन, यस मैम। यस मैम। तो इन दोनों को ईमेल कर दें, ठीक है। आप लोग जो कोई रह गया, क्योंकि वो दिस विल बी सोनली योर ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगों में ने अपना नाम ना सेंड किया किसी को, या किसी ग्रुप में आप लोग ना हुए तो। मैं किसी की इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन नहीं लूंगी। जो बेस है तो मैम प्रेजेंटेशन में कैमरा ऑन करना है? जी, जो मतलब ऑनलाइन देंगे वो कैमरा ऑन कर लेंगे, और जो नहीं देंगे मतलब जो कैंपस में देंगे उनके लिए कोई, वो तो ऑब्वियसली सामने ही होंगे। जिसने लीव करना है वो लीव कर सकता है, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। मैम आप परफॉर्मेंस एक्सक्यूज मी मैम, जी
मैम क्या आप हमें बुक भी मेल कर लेंगी, क्योंकि मैम ग्रुप से ना डाउनलोड नहीं हो रही है। कौन सी, फिजिकल एग्जामिनेशन वाली? यस मैम। ठीक है, किसी के पास बेड साइड है वो, उसमें जो है वो ड्राइव में या फिर पीडीएफ में? यस मैम है। आप मुझे प्लीज ईमेल कर देंगी? यस मैम। मैं आप लोगों को अभी क्लास के बाद जब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स और दोनों बुक्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। परफॉर्मेंस आप सेंड करेंगी? थैंक यू मैम। परफॉर्मा भी भेज दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम मैम। एक्सक्यूज मैम ये मी मैम। केस आप हमें देंगी लिखने के लिए? जी केस आप देंगे हमें लिखने के लिए या हमें खुद से ही? आप क्लास में नहीं थे, मैं तो इतनी देर से एक ही बात बताई जा रही हूँ। मैम डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, नेट का इशू आ रहा है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किसी हॉस्पिटल से जाके लेना चाहते हैं तब ले लें, घर में किसी की हिस्ट्री लेना चाहते हैं तब ले लें, इंटरनेट से कोई केस स्टडी करना चाहते हैं आप वो कर लें। आपने अपने 5 परफॉर्मेंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है? मैम जिनकी मैम लास्ट रह गई थी उनकी लगा दें। वो मैम रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली हो जाती है, मैं आप लोगों की लगा दूंगी, कोई मसला नहीं है। मैम मैम क्योंकि आपने बताया कि वीडियो ऑन करके आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो क्या आप ब्रेकआउट रूम बनाएंगी या जिस ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी वो सेपरेट आपको देंगे? क्योंकि मैम मैं हमारी जब पहले प्रेजेंटेशन दूसरे सब्जेक्ट्स की हुई है जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, तो कुछ बच्चे नहीं कैमरा ऑन करके पूरी क्लास के सामने दे सकते, तो फिर मैम उनके लिए ब्रेकआउट रूम बना देती थी या उनकी सेपरेट ले लेती थी? ठीक है, मैं ऐसा करूंगी कि मैं वो वाली मीटिंग होंगी ना, क्योंकि वो आपकी क्लास की मीटिंग नहीं होगी, वो मैं ऑब्वियसली सिर्फ आप लोगों की प्रेजेंटेशंस के लिए रखूंगी, तो मैं ओके उसमें मैम। वेटिंग रूम इनेबल कर दूंगी, ठीक है? ताकि जिस ओके जिसका मैम। ग्रुप आता जाएगा ना वो फिर मुझे अपनी प्रेजेंटेशंस देता जाए। ओके मैम, थैंक यू। मैम जिन बच्चों ने मुझे बताया था कि हम इस दिन कन्वीनियंट है देने के लिए, मैंने आगे मेंशन कर दिया उनके, और बाकी जो ठीक है, जिन्होंने नहीं बताया वो आप खुद ही कर दीजिएगा ना। ठीक है। मैम अभी 6:30 दोबारा क्लास होगी कि नहीं? नहीं बच्चे, कि आपके द्वारा एक दिन में क्यों 2 क्लासेस होंगी? ओके मैम। मैं मीटिंग एंड कर दूं अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।